नारुतो एनिमे इंडिया के अंदर कई ज्यादा फेमस हो चुका है। जहां कुछ सालों पहले नारुतो के इंडिया के अंदर सिर्फ 1000 फैंस देखने को मिलते थे, वहीं आज इंडिया के अंदर अब नए लाखों नारुतो फैंस बन चुके हैं और नारुतो दुनिया के सबसे मोस्ट पॉपुलर टॉप 10 एनिमे सीरीज में से भी एक बन चुका है। बट आखिर ये सब हुआ कैसे, और आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में जानेंगे कि कैसे किशिमोटो सेंसे ने नारुतो मांगा को क्रिएट किया और उसे दुनिया के सबसे मोस्ट पॉपुलर एनिमेस में से एक बना दिया। इस सब की शुरुआत हुई 1974 8 नवंबर जापान ओकोयामा में, जहां मसाशी किशिमोटो ने जन्म लिया। मसाशी किशिमोटो को बचपन से ही अपने फेवरेट एनिमेस की ड्राइंग बनाने का काफी ज्यादा शौक रहा करता था, जिन्हें वो अपने बचपन में बहुत ज्यादा देखना पसंद करते थे, जैसे कि डोरेमोन और डॉक्टर स्लम्स अराले। जब मसाशी किशिमोटो एलिमेंट्री स्कूल में पहुंच चुके थे, तब मसाशी ने एक नया एनिमे देखना शुरू किया जिसका नाम ड्रैगन बॉल था, और उसी समय से किशिमोटो को ड्रैगन बॉल एनिमे काफी ज्यादा पसंद आने लगा और उसी के साथ ड्रैगन बॉल एनिमे के क्रिएटर को किशिमोटो ने फॉलो करना शुरू कर दिया, जिनका नाम था अकीरा तोरियामा। और मसाशी किशिमोटो अकीरा तोरियामा को अपने एक आइडल की तरह देखते थे, और किशिमोटो को अकीरा तोरियामा की बनाई हुई हर स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद आती थी। बट मसाशी किशिमोटो अकीरा तोरियामा के हर फैन की तरह इतने लकी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि बचपन में किशिमोटो शोनिन जंप की वीकली मैगजीन ड्रैगन बॉल को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जिससे उन्हें हर ड्रैगन बॉल का अगला चैप्टर पढ़ने में बाकी बच्चों से काफी ज्यादा देरी हो जाती थी। बट अपने एलिमेंट्री स्कूल की फ्रेंड की मदद से मसाशी किशिमोटो ड्रैगन बॉल की इस वीकली शोनिन जंप को पढ़ लिया करते थे। बट जैसे जैसे मसाशी किशिमोटो बड़े हो रहे थे और एलिमेंट्री स्कूल से हाई स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मसाशी किशिमोटो का इंटरेस्ट मांगा और एनिमेस के अंदर कम होने लगा, और उन्होंने आगे जाके अपने हाई स्कूल में बास्केटबॉल और बेसबॉल खेलना ज्यादा पसंद किया रादर देन रीडिंग मांगास और वॉचिंग एनिमे। बट एक दिन अचानक से सब कुछ चेंज हो गया जब मसाशी किशिमोटो ने एक एनिमे मूवी का पोस्टर देख लिया, और वो था अकीरा एनिमे मूवी का पोस्टर। और अकीरा एनिमे के मूवी पोस्टर और मूवी को देखने के बाद मसाशी किशिमोटो अकीरा एनिमे के साथ इतने ज्यादा फैसिनेटेड हो गए कि उन्हें अकीरा एनिमे की एनिमेशन बहुत ज्यादा पसंद आई, जिसने उन्हें दोबारा से एक बार फिर से इंस्पायर कर दिया अपनी मांगा जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। और वैसे भी मसाशी किशिमोटो के बचपन से स्कूल के अंदर ग्रेड्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान न देके अपनी मांगा जर्नी के ऊपर ज्यादा ध्यान देने का सोचा, जो कि हम सब लोग अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे बात यह है, अगर अकीरा मूवी का पोस्टर उस दिन मसाशी किशिमोटो ने नहीं देखा होता और मसाशी किशिमोटो ने अकीरा मूवी को नहीं देखा होता, आज हमें नारुतो जैसी मास्टरपीस एनिमे सीरीज कभी नहीं मिलती। तो अब मसाशी किशिमोटो ने अपनी मांगा बनाने की जर्नी को कंटिन्यू कर लिया था, तो वो अपनी अब पढ़ाई से ज्यादा ध्यान अपनी मांगा बनाने के ऊपर ज्यादा दिया करते थे, और अपने स्कूल्स के लास्ट ईयर के दौरान पे वो हमेशा आधे से ज्यादा समय अपने दिन का मांगा बनाने में ही टाइम स्पेंड किया करते थे, ताकि आगे जाके वो अपने आर्ट की मदद से एक अच्छे आर्ट कॉलेज में एडमिशन ले पाए और आगे जाके एक सक्सेसफुल मांगाका बन पाए। सो मसाशी किशिमोटो ने जब अपने कॉलेज में एंट्री ले ली थी, तब मसाशी किशिमोटो ने एक चानबारा स्टाइल की मैगजीन बनाने का फैसला किया था। अब चानबारा स्टाइल तुम लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं तुम्हें फटाफट से बता देता हूँ। चानबारा एक जापानीज सामुराई फाइटिंग स्टाइल कहानी होती है, जैसे कि उसके अंदर सामुराइज और निंजास के बारे में बताया जाता है। तो वही मसाशी किशिमोटो ने सोचा कि अब वो एक चानबारा स्टाइल की मैगजीन या मांगा बनाएंगे, और उसके रेफरेंस के लिए मसाशी किशिमोटो ने कुछ चानबारा स्टाइल मांगा पढ़ना भी शुरू कर दिया, लाइक ब्लेड ऑफ द इमॉर्टल एंड रुरोuni केंशिन। और इन दोनों मांगा मैगजीन को पढ़ने के बाद मसाशी किशिमोटो को ये रियलाइज हुआ कि अभी उन्हें अपनी मांगा जर्नी के अंदर और भी कुछ सीखना है, क्योंकि उन्हें बाद में जाके पता चला कि वो जो बनाना चाह रहे हैं वो उनके बस का अभी नहीं है, और उन्होंने एक साल सिर्फ अपनी कहानी के ऊपर ध्यान दिया, और अपने सेकेंड ईयर के कॉलेज के समय पे उन्होंने मांगा कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्ट लेना स्टार्ट किया, जिनके अंदर शोनिन जंप मैगजीन भी थी। बट मसाशी किशिमोटो ने आगे जाके ये बताया कि उनकी जो मांगा का स्टाइल है वो शोनिन जंप की मैगजीन के लिए नहीं है, वो यंग अडल्ट ऑडियंस के लिए है, लाइक बजर्क। बट आगे जाके उन्हें ये बात समझ में आ गई कि उनकी मांगा की जो कहानी है और उसका आर्ट स्टाइल है वो शोनिन जंप के लिए ज्यादा बेटर सूट करती है, तो इसलिए उन्होंने यंग मेल अडल्ट्स को छोड़ के यंग टीनेजर्स के ऊपर कहानी बनाने का ज्यादा ध्यान दिया। किशिमोटो ने मिड 90s में अपना पहला सक्सेसफुल मांगा टाइटल पब्लिश किया, जिसका नाम था काराकुरी, जिसका अगर तुम आर्ट स्टाइल देखोगे तो इसके अंदर के जो कैरेक्टर्स है वो नारुतो एनिमे के कैरेक्टर से काफी ज्यादा रिजेंबल करते हैं, और स्पेशली जो अपना मेन बीच वाला कैरेक्टर दिख रहा है वो बहुत ज्यादा सास्के की तरह दिख रहा है, जो कि उन्होंने सबमिट किया था शुएशिया में 1995
1995 के दौरान, और उन्हें आगे जाके स्यू एशिया का मांगा रुकी का अवार्ड भी मिला अपने इस पायलट चैप्टर के लिए। और आगे जाके इसी समय के दौरान मसाशी किशिमोटो के साथ में एक एडिटर को साइन किया गया जिसका नाम था कोसुके याहागी। इन्होंने अपने करियर के दौरान पे कई सारी ऐसे मांगा के ड्राफ्ट थे जो कि इन्होंने रिजेक्ट किए थे, और ये कई सारी मांगास के ऊपर नजर रखते थे जो कि आगे जाके कई पॉपुलर भी हुई और जिनका टाइटल इन्होंने रिजेक्ट किया था, और ये मसाशी किशिमोटो को मिले थे ताकि आगे जाके मसाशी किशिमोटो अपने पायलट के ऊपर अच्छी तरीके से काम कर सके और अपनी पहली मांगा को सक्सेसफुली पब्लिश कर पाए। तो इसलिए ये मसाशी किशिमोटो के साथ उनके वर्क के अंदर लग गए। और आगे जाके 1997 में मसाशी किशिमोटो ने नारुतो का पहला चैप्टर लिखा जो कि उन्होंने पब्लिश किया था एकेमारू जंप समर के अंदर, जहाँ पे उन्हें उनकी नारुतो मांगा के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। बट मसाशी किशिमोटो को एक और चांस मिला शोनिन वीकली जंप के अंदर अपनी मांगा को सबमिट करने का, और इस वीकली शोनिन जंप के कंपटीशन के अंदर मसाशी किशिमोटो ने अपनी पुराना पायलट चैप्टर काराकोरी का सबमिट किया जिसके लिए उन्हें बेस्ट रुकी का अवार्ड भी मिला था 1995 में। बट बहुत ही नजदीकी डेडलाइन की वजह से मसाशी किशिमोटो को काराकोरी के ऊपर वर्क करने का मौका ही नहीं मिला और उन्होंने इसको इसी तरीके से सबमिट कर दिया जैसे कि उन्होंने 1995 में सबमिट किया था, और उसके बाद इसे शोनिन जंप की तरफ से काफी ज्यादा कैंसिलेशन मिला और लोगों को ये पसंद बिल्कुल भी नहीं आई क्योंकि मसाशी किशिमोटो की जो कहानी का लुक था वो हमेशा से एक सेनिन स्टाइल वाला था, और शोनिन जंप के यंग टीनेजर्स के लिए ऐसी कहानी काफी ज्यादा हैवी थी। और इसके बाद मसाशी किशिमोटो ने एक बार को तो सोचा भी था कि वो क्यों ना इस शोनिन जंप के चक्कर को छोड़ के एक बार सेनिन की दुनिया के अंदर कदम रखे और दोबारा से एक सेनिन मांगा को बनाने के लिए सोचे, क्योंकि उनका जो आर्ट स्टाइल और उनकी जो स्टोरी का पूरी तरीके से स्ट्रक्चर है वो एक सेनिन वाला दिखता है। बट मसाशी किशिमोटो के एडिटर याहागी ने मसाशी किशिमोटो को मोटिवेट किया एक बार फिर शोनिन जंप की तरफ दोबारा ट्राई करने के लिए, ताकि वो आगे जाके थोड़ा और शोनिन स्टाइल की मांगा को क्रिएट करने की कोशिश करे रादर देन क्रिएटिंग सेनिन स्टाइल मांगा। और इसके बाद मसाशी किशिमोटो ने सेनिन के ऊपर ध्यान दे के शोनिन के ऊपर थोड़ा और ध्यान देने का सोचा, और आगे जाके मसाशी किशिमोटो ने कॉमेडी स्टाइल की शोनिन मांगा बनाने का सोचा जिसका नाम था मैजिकल मशरूम्स। बट याहागी ने मसाशी किशिमोटो को इसके लिए मना कर दिया और उन्होंने उनको ये बोला कि सीरियलाइज मांगा के ऊपर अभी ज्यादा ध्यान दो चैप्टर्स के ऊपर, ताकि वो नारुतो जैसी मांगा को एक बार फिर से क्रिएट कर सके। और उन्होंने दोबारा से अपने एडिटर के साथ मिलके नारुतो के पायलट चैप्टर और उसके कुछ नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर काम करना शुरू किया। अगले 6 महीने के दौरान मसाशी किशिमोटो ने सिर्फ अपनी नारुतो मांगा के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया, और उसके आर्ट स्टाइल और उसकी स्टोरी के ऊपर भी, जहाँ पे मसाशी किशिमोटो ने कई घंटे लगा दिए नारुतो के सिर्फ चैप्टर्स को दोबारा से रीड्रॉ करने के अंदर। बट मसाशी किशिमोटो की लाइफ का यही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे मसाशी किशिमोटो ने अभी तक अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी मेहनत करी थी वो अब आगे जाके उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आने वाली थी जो कि आज तक उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और आगे जाके कुछ महीने बाद याहागी और मसाशी किशिमोटो ने मिलके नारुतो के पायलट चैप्टर्स को शोनिन जंप के अंदर एक बार दोबारा से सबमिट किया, और 1999 में जाके शोनिन जंप की एक नई मांगा रिलीज हुई जिसका नाम था नारुतो। और ये अपनी स्टार्टिंग के पहले चैप्टर से ही इतनी ज्यादा हिट हो गई यंगस्टर्स के बीच में और टीनेजर्स के बीच में कि ये स्टार्टिंग के कुछ वॉल्यूम्स के अंदर ही जापान के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। और यही वो ऐसी चीज थी जो मसाशी किशिमोटो अपने बचपन से देखना चाहते थे कि उनकी बनाई हुई मांगा शोनिन जंप मैगजीन के अंदर पब्लिश हो, जहाँ पे उनके आइडल अकीरा तोरियामा की मांगा पब्लिश हुआ करती थी। और इसके कुछ 2 सालों बाद नारुतो के एनिमे को भी अनाउंस कर दिया गया, और जब नारुतो का एनिमे पहली बार एयर हुआ ये उसी समय नारुतो की मांगा की तरह ही पॉपुलर बन चुका था। पूरे जापान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे हर जगह नारुतो एनिमे को देखना स्टार्ट लोगों ने कर दिया, और ये ऑल ओवर द ग्लोब बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। जहां नारुतो मांगा की शुरुआत हुई थी सितंबर 21, 1999 में, उसके कुछ
डेकेड्स के बाद नारुतो खत्म हुआ 10 नवंबर 2014 में। इसके टोटल अभी तक 72 वॉल्यूम्स आ चुके हैं, जिसके अंदर 700 चैप्टर्स है और 1999 से लेके आज तक नारुतो की 250 मिलियन कॉपीज सेल हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। और नारुतो 7th बेस्ट सेलिंग मांगा ऑफ ऑल टाइम में से एक है, जहां आगे जाके नारुतो को दो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एनिमे क्रिएशन में क्रिएट किया गया। पहला है नारुतो और दूसरा है नारुतो शिपुडेन। और आगे जाके नारुतो मांगा सीरीज विज मीडिया की टॉप प्रॉपर्टीज में से एक बन गई, जहां पे आज विज मीडिया अपने पास नारुतो मांगा सीरीज का 10% सेल्स रखती है। जहां आगे जाके नारुतो सीरीज को कई सारे अवार्ड्स मिले, बेस्ट क्विल अवार्ड, बेस्ट ग्राफिक नॉवेल अवार्ड और कई सारे ऐसे अवार्ड जिनका मैं नाम लूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन नारुतो के अवार्ड्स खत्म नहीं होंगे। आज तक नारुतो की जितनी भी चीजें बनी है, उसका अम्यूजमेंट पार्क जापान के अंदर, उसकी जितनी भी सीरीज है, उसके जितने भी मर्चेंडाइज, मांगा, एनिमे, कोलैबोरेशन, जो भी कुछ है, आज तक नारुतो ने इन सब को मिला के मोर देन $10 बिलियन तक की कमाई करी है। मतलब इतना ज्यादा पोटेंशियल है नारुतो सीरीज के अंदर। आगे जाके किशिमोटो को भी नहीं पता था कि उनकी एक नॉर्मल सी मांगा जर्नी के अंदर कि वो इतने बड़े $1 बिलियन चीज के मालिक बन जाएंगे। और इसलिए आज नारुतो दुनिया के सबसे मोस्ट पॉपुलर एनिमेज में से एक है। बट कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, अभी कहानी इसके आगे भी है। तो किशिमोटो ने अपनी नारुतो जर्नी के बाद अपने थोड़े बहुत आसपास के वर्क के ऊपर भी ध्यान देना शुरू किया और उन्होंने कई सारे साइड बाय साइड और भी मांगास के लिए ऐसे आर्ट वर्क बनाया और शोनिन जंप के लिए भी आर्ट वर्क बनाया, जिसके लिए वो काफी ज्यादा आगे जाके फेमस हुए और उनका नाम वैसे भी मांगा के वजह से हो चुका था, जो कि नारुतो के बाद उनको बहुत सारे लोग पहचानने लगे थे। बट आगे जाके 2019 में दोबारा से मसाशी किशिमोटो एक नई मांगा के साथ वापस आए, जिसका नाम था सामुराई 8 टेल ऑफ हाचिमारू। बट ये मांगा इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, तो इस मांगा को आगे जाके वीकली शोनिन जंप ने और मसाशी किशिमोटो ने मिलके कैंसिल करने का फैसला कर लिया और मार्च 23, 2020 में इस मांगा को पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया गया, जहां अभी तक इस मांगा के सिर्फ 43 चैप्टर्स ही आए हैं। और इस मांगा को एंड करने के बाद मसाशी किशिमोटो ने अपनी लाइफ का एक दोबारा से सबसे बेस्ट डिसीजन लिया, वो था बोरुटो मांगा को कंटिन्यू ड्रॉ करना दोबारा स्क्रैच से। जहाँ पे बोरुटो की जो कहानी है उसी को दोबारा से कंटिन्यू करके अब मसाशी किशिमोटो दोबारा बोरुटो मांगा की कहानी को लिख रहे हैं, जो कि आज तक हमने बोरुटो के अंदर पढ़ी है, बोरुटो के नए चैप्टर्स के अंदर। और 2 ब्लू वॉर्टेक्स भी अभी बोरुटो मांगा मसाशी किशिमोटो ही लिख रहे हैं। तो हाँ, यही थी वो स्टोरी मसाशी किशिमोटो की कि किस तरीके से उन्होंने अपनी मांगा जर्नी स्टार्ट करी और कैसे वो एक नॉर्मल स्कूल चाइल्ड से, जहाँ पे उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते थे स्कूल के अंदर, वहां से वो एक $1 बिलियन सीरीज के मालिक बन गए। और ये सब सिर्फ किस एक चीज के वजह से हो पाया? अकीरा मूवी के पोस्टर के वजह से। तो हाँ, यही थी आज की वीडियो मसाशी किशिमोटो की लाइफ की जर्नी के ऊपर और कैसे नारुतो बना $1 बिलियन सीरीज के ऊपर। तो अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नई किसी वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।